दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई शुरुआत में। आज हम मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। तो याद रखिए, ये सिर्फ एक क्लास नहीं, ये आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक मिशन है दोस्तों। यहाँ हर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम अपना हथियार बनाएंगे, हर कठिनाई को अपना सीढ़ी बनाएंगे दोस्तों। और हार मानना हमारे खून में नहीं है, और जीत तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। सो चलिए पूरी ताकत के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि मंजिल हमारा इंतजार कर रहा है दोस्तों। और पहला क्वेश्चन जो कि आप के स्क्रीन पे शो हो रहा है दोस्तों, बाल विकास का, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से देखेंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए नए क्वेश्चन खड़े करेंगे, और उन क्वेश्चनों से आप लड़ पाओगे। सो प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है दोस्तों। और ये वो पेपर होंगे जो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छा से देखना है दोस्तों, और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये अभी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद में मैं आप लोगों के बीच में लाइव आऊंगा, जिससे कि आप क्वेश्चनों को अच्छा से समझ के उनका लाइव आंसर दे पाओगे, और आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। खैर, अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 30 यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और आप सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 150 आते हैं, जिसमें भी कि आपको 5 सब्जेक्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया। आपके लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट होते हैं, ये आप सभी को पता है। और मैथ्स होता है, ईवीएस होता है ना। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, और एक बाल विकास। तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं दोस्तों बाल विकास का, यानी कि बाल विकास के सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्थूल क्रियात्मक कौशल किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि स्थूल क्रियात्मक कौशल किसे कहते हैं, जिसमें कि आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, पहला लिखना, दूसरा चित्रकारी, तीसरा है चलना, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों पकड़ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझना क्या है दोस्तों, स्थूल क्रियात्मक कौशल को। ठीक है, कि स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार से जो कौशल है वो पढ़ना होता है। पहला स्थूल क्रियात्मक कौशल, जिसे कहा जाता है ग्रोस मोटर स्किल, और एक होता है दोस्तों फाइन मोटर स्किल। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ग्रोस मोटर स्किल क्या होता है, यानी कि स्थूल क्रियात्मक क्या होता है, उसके बाद में फाइन मोटर स्किल क्या होता है, उसके बाद में हम क्वेश्चन का आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है, सो यदि हम बात करें दोस्तों ग्रोस, ग्रोस मींस यहाँ पे आपको याद रखना है कि यानी कि जिसमें यदि हम यहाँ पे कोई बच्चा अपने अंगों का अधिक उपयोग करता है, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रोस मोटर स्किल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पे गतिविधियों के माध्यम से, जिसमें शरीर के जो बड़े अंग जो होते हैं उनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, जैसे पैर हो गया या फिर जो हाथ हो गया, इनका यदि बच्चा उपयोग कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा ग्रोस मोटर स्किल। जैसे कि यदि बच्चा दौड़ रहा है ना, और या फिर हम कह सकते हैं जैसे कूद रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, यदि बच्चा कूद रहा है तो वो कैसे हो रहा है दोस्तों, वो अपने अंगों का उपयोग कर रहा है, वो चाहे पैर की बात करें या फिर हाथों की बात करें, है ना। यानी कि अधिक, यानी कि जो बड़े अंग जो होते हैं उनका उपयोग कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ग्रोस मोटर स्किल कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्रोस मोटर स्किल यानी कि यदि स्थूल क्रियात्मक कहे, तो आपको याद रखना है यानी कि बड़े अंगों का उपयोग करते हैं। जैसे कि पेन को यदि यानी कि बच्चा अच्छा से पकड़ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, वो भी क्या होगा, ग्रोस मोटर स्किल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों फाइन मोटर स्किल, अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति यदि अपने अंगों का बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि बहुत कम उपयोग कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों फाइन मोटर स्किल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे बच्चा यदि लिख रहा है ना, तो पेन को बहुत हल्के से पकड़ कर लिखना होता है, तो यदि पेन को लिख रहा है या फिर चित्रकारी कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सूक्ष्म कौशल कहलाता है। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हुए दोस्तों। सो एक क्वेश्चन था, और आपके 2 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यदि आपसे आपसे अगला क्वेश्चन यदि पूछे फाइन मोटर स्किल से, तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे पाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। या अब यदि हम बात करें दोस्तों यानी कि स्थूल क्रियात्मक कौशल की, ठीक है, यहाँ जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यदि बच्चा लिख रहा है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आप सभी को पता है कि दोस्तों ये कैसा आएगा, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। यदि हम बात करें दोस्तों चित्रकारी की, तो ये भी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में यदि बच्चा चल रहा है या फिर पकड़ना है ना, तो पकड़ना भी कैसे होगा दोस्तों, पकड़ना भी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है मसल्स का कम उपयोग करेगा, है ना। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, मसल्स का यदि बच्चा अधिक उपयोग, यानी कि यदि कम उपयोग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों वो फाइन मोटर स्किल है। यदि यहाँ पे हम कहें मसल्स का अधिक उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मसल्स का यदि अधिक अधिक उपयोग कर रहा है, तो वो कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा ग्रोस मोटर स्किल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जिससे कि आप यानी कि आपको कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चलना है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स का अधिक उपयोग होगा। और आपसे पूछा गया था दोस्तों स्थूल क्रियात्मक कौशल और
स्थूल क्रियात्मक कौशल में हमने देखा था कि इसमें जो बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति मसल्स का अधिक उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों स्थूल क्रियात्मक कौशल। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को पूरा निचोड़ आपके सामने रखने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पाए होंगे। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि चलना हो गया, दौड़ना हो गया, ठीक है, या फिर कूदना हो गया, ठीक है। तो ये कैसा कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं स्थूल क्रियात्मक कौशल, यानी कि जिसे कहा जाता है ग्रोस मोटर स्किल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और साथ ही साथ लिखना, चित्रकारी और जैसे जो छोटी छोटी जो कार्य होते हैं जहाँ पे मसल्स का कम उपयोग होता है, वो कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? सो आपको याद रखना है, वो कहलाते हैं स्थूल यानी कि सूक्ष्म कौशल, यानी कि सूक्ष्म कौशल, या फिर हम कह सकते हैं फाइन मोटर स्किल। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विकास की दिशा किस क्रम में होती है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, बताना है दोस्तों कि विकास की दिशा जो है किस क्रम में होती है। तो सामान्यतः विकास की जो दिशाएं होती है दोस्तों, दो दिशाएं होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझने के बाद में मैं आपको पहले ऑप्शनों की ओर लेके चलता हूँ। ऑप्शन दिया गया दोस्तों, पहला तो सिर से पाव की ओर, ठीक है, पहला ऑप्शन है। इसके बाद में धड़ से कमर की ओर, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों कमर से पाँव तक और पाँव से सिर तक। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बताना है कि विकास की जो दिशा जो होती है किस यानी कि किस क्रम में होता है। ठीक है, यानी कि वैसे यदि हम देखें तो दोस्तों दो क्रम में होते हैं, दो क्रम अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से क्रम, वो हम यहाँ पर देखेंगे। यदि हम बात करें दोस्तों विकास की, तो विकास एक निश्चित क्रम होता है, जिसमें कि जो विकास का जो क्रम होता है दोस्तों, वो कैसे होता है? सिर से पाँव की ओर होता है ना। पहला क्या होता है? सिर से पाँव की ओर होता है, जिसे कहा जाता है सिपेलोपोडल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिपेलो से आपको याद रखना है दोस्तों, जिसमें कि जो दिशा जो होती है कैसे होती है? सिर से पाँव की ओर यदि हो तो वो कहलाता है सिपेलोपोडल। ठीक है, और आपसे पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे कि जो विकास की जो दिशा है किस क्रम में होती है। तो पहला क्रम तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो होता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है मस्कोधमुखी सिद्धांत, यानी कि जिसे कहा जाता है सिपेलोपोडल। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे जो दिशा जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों, वो खासकर मध्य भाग से। मान लीजिए कि कोई बच्चा है और इस बच्चे के यदि हम बात करें दोस्तों, इस बच्चे के मध्य से है ना, मध्य भाग से कैसे हो रहा है? मध्य भाग से जो उसके बाहर की ओर या फिर सिर या पैर की ओर यदि विकास हो रहा है, तो ये एक अलग प्रकार का हम कह सकते हैं। इस प्रकार से भी बच्चे का विकास होता है। दूसरा जो विकास होता है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा सिफेलोपोडल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इसमें जो बच्चा है और इस बच्चे का जो विकास होगा दोस्तों, ये कैसे होता है? इसमें जो विकास जो होता है बच्चे का सिर से है ना, सिर से कैसे होगा? पैर की ओर होगा या फिर मध्य भाग की ओर होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं सरल शब्दों में सिर से पैरों की ओर यदि बच्चे का विकास हो रहा है, तो वो कहलाता है सिपेलोपोडल, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, जिसे हिंदी में यदि हम कहें तो मस्कोधुनी सिद्धांत इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, so एक प्रकार से होगा दोस्तों, यानी कि सिर से पाँव की ओर होगा, है ना, पहला। और सेकंड आपको याद रखना है जिसमें कि क्या होगा, यानी कि मध्य से बाहर की ओर होता है। ठीक है, कैसे होगा? मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि विकास का जो निश्चित क्रम आपको यहाँ पे बताना था, जिसका राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा सिर से पाँव की ओर। ठीक है, जो कि पहला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलता है दोस्तों सिफेलोपोडल। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया दोस्तों। और इसके बाद में ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा, जो कि सिर से यानी कि पहले क्या होता है दोस्तों, पहले सिर को नियंत्रित बच्चा, यानी कि बच्चा क्या करता है? पहले सिर को नियंत्रित करना सीखता है और उसके बाद में फिर धड़, और बाद में फिर क्या करता है? पैरों को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्रम होता है। ठीक है, और यह विकास जो है दोस्तों बाल विकास सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि मैं क्वेश्चन के साथ में आपको कनेक्ट करवा पा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे पूरा पूरा प्रयास यही करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छा से समझा सकूं और आप क्वेश्चनों से कनेक्ट हो पाए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं हो पाओगे दोस्तों, तो आपका डाउट एक तो क्लियर नहीं होगा और क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाओगे, है ना। सो मेरा पूरा पूरा प्रयास यही रहेगा, और ये पूरा जो सीरीज है दोस्तों ऐसे ही चलते रहेगा। आप हर एक क्लास को देखिए। इससे पहले जो कि क्लास आपको हिंदी की क्लास मिल गए थे, इसके बाद मैथ्स की क्लास मिलेगी, इसके बाद में जो बाकी के जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उनके सभी के जो सब्जेक्ट है वो यानी कि 30-30 यानी कि जो क्वेश्चन है उन सभी को मैं यहाँ पे अलग अलग क्लासेस में अपलोड कर दूंगा, जो कि बहुत ही वेरी वेरी होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे, और पूरा सिलेबस के साथ में, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ पूरा डिटेल के साथ में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो कि मैं पुनः फिर से आपको बताता हूँ कि जो कि आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे, यानी कि आपका जो एक सपना है उसको साकार करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, सो एक एक क्वेश्चन को और एक एक सब्जेक्ट को आपको अच्छा से समझना है, और आपको इन क्वेश्चनों को अच्छा से रिवीजन करना है दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विकास के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना था, जिसमें कि ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में माता पिता का स्वास्थ्य, या फिर माता पिता का शैक्षणिक स्तर, या फिर पारिवारिक जो है सामाजिक संबंध, या फिर परिपक्वता एवं सीखना, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। विकास के निर्धारक तत्व आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जो कि विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों विकास के निर्धारक तत्व की, जिसे कहा जाता है परिपक्वता। परिपक्वता मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप
आप सभी को पता है परिपक्वता मीन्स वो स्टेज जिसमें कि बच्चे जो है बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं यदि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बच्चे के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों तो बच्चे में वो परिपक्वता आ गया यानी कि जो सोचने की क्षमता या फिर जो लर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं बच्चा सीख पा रहा है अच्छा से या फिर सीखने की जो क्षमता है कहीं ना कहीं काफी हद तक आ चुका है उसमें तो उसे हम कहते हैं परिपक्वता ठीक है यानी कि जिसे कहा जाता है मैच्योरिटी ठीक है तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है यानी कि परिपक्वता और सीखना इसमें यानी कि ये संयुक्त प्रभाव होते हैं यानी कि दोनों मिले हुए होते हैं जिसमें क्या हम बात करें दोस्तों परिपक्वता या फिर सीखने की यानी कि जिसे कहा जाता है लर्निंग तो ये दोनों के यानी कि दोनों का संयुक्त समन्वय हम कह सकते हैं दोस्तों ये कि दोनों महत्वपूर्ण होते हैं एक बच्चे के लिए ठीक है यानी कि बच्चे जिस प्रकार से परिपक्व होते जाता है वैसे वैसे बच्चा सीखते जाता है बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम जैसे जैसे बच्चे को बड़े होते हुए देखते हैं ना तो वैसे वैसे बच्चा जो है समाज में घुलता है समाज में लोगों को देखता है और उसके साथ साथ में जो जिस परिवेश में रहता है बच्चा वो सीखने लगता है तो वो कैसा होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जैसे यदि बच्चा 1 साल का है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है माता पिता को देखकर या फिर जो है उसके माता पिता या फिर उसके आसपास में जिस प्रकार का वातावरण है वो सुनता है और सीखता है वही व्यवहार करता है ठीक है इसके बाद में यदि बच्चा 2 साल का हुआ तो वो कुछ प्रकार से अलग व्यवहार करेगा इस प्रकार से यदि हम देखते हैं दोस्तों की जो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है और बड़ा होते होते यदि बच्चा 18 वर्ष का हो गया मान लीजिए तो वो उस बच्चे में पहले जिस प्रकार के जो व्यवहार थे जो जिस प्रकार से बच्चा जो है लोगों से जो है बात करता था या फिर हम बात नहीं कर सकते बल्कि जिस प्रकार से लोगों से कनेक्ट कर पाता था जिस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है अपने पेरेंट्स से मांगता था उस प्रकार से बड़ा होने पर नहीं मांगता है तो ये क्या एक प्रकार से बदलाव है तो बच्चे में जैसे जैसे परिपक्वता आती है वैसे वैसे बच्चा सीखता है और यही श्रृंखला जो है आगे चलते रहता है ठीक है और ये एक धीरे 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 कम भी होने लगता है ठीक है तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है इससे आपको समझ में आया होगा परिपक्वता क्या है और सीखना क्या है लर्निंग में सीखना परिपक्वता में हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम सीखते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आया दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिपक्वता और सीखना ये दोनों का एक संयुक्त प्रभाव होता है यदि ये दोनों का कॉम्बिनेशन यदि अच्छा रहा तो कहीं ना कहीं बच्चा आगे जाके बहुत कुछ अच्छा कर सकता है यानी कि सीखने की जो क्षमता है या फिर हम कह सकते हैं कि आगे जाके एक अलग जो है अपना जो नाम यहाँ पर कहीं ना कहीं रोशन कर सकता है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना था ठीक है तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर को तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर को दोस्तों परिपक्वता एवं सीखना ठीक है सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन ठीक है और ये मैंने पूरे डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया ठीक है और यदि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों तो पहला तो है जन्मजात गुण और पर्यावरणीय अनुभव जो है ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों विकासात्मक यानी कि मैं यदि इसे कहूँ दोस्तों जिसे कहा जाता है यानी कि जन्मजात गुण यानी कि मैं कह सकता हूँ वंशानुगत और दूसरा जो है दोस्तों पर्यावरण अनुभव यानी कि जिस वातावरण या जिस समाज में या फिर आप जैसे वातावरण में रहते हो या आपका हम कह सकते हैं दोस्तों पर्यावरणीय अनुभव यानी कि आप जैसे वातावरण में रह रहे हो उसका अनुभव यानी कि पहला तो अनुवांशिक गुण या फिर अनुवांशिक गुण में यानी कि जो आपके पेरेंट्स मान लीजिए डॉक्टर है या फिर आपके जो पेरेंट्स है वकील है तो कहीं ना कहीं उनके गुण या फिर आपके पेरेंट्स यदि कहीं एक्टर है या फिर सिंगर है तो कहीं ना कहीं उनके गुण आपके में आएंगे लेकिन उसके साथ साथ में पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है यानी कि आप जिस समाज में रह रहे हो जैसे जो है माहौल में रह रहे हो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आप ऐसे माहौल में रह रहे हो जो कि जहां लोग गाने वाले बहुत सारे हैं या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों एक्टर बहुत सारे हैं और आपका एक ऐसे जगह जन्म हुआ है जहां पे कहीं दूर दूर से कहीं लेना देना नहीं है एक्टिंग का या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों सिंगिंग का सो कहीं ना कहीं आपके समाज यानी कि आप जिस जगह रह रहे हो वहां के माध्यम से भी आपके अंदर उस चीज का विकास यहाँ पर हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे आपको याद रखना दोस्तों एक तो जन्मजात गुण और पर्यावरण अनुभव ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन दोनों के माध्यम से विकास यहाँ पर तय होता है ठीक है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके बाद में परिपक्वता के बिना यानी कि सीखना कैसे होता है दोस्तों बहुत यानी कि सीमित होता है सीमित मीन्स यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत कम हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया था परिपक्वता और लर्निंग को ठीक है सो इससे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन में कि जो यानी कि जो परिपक्वता होती है ना परिपक्वता के बिना कहीं ना कहीं सीखना सीमित होता है यानी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है जैसे जैसे परिपक्वता उसमें आती जाती है वैसे वैसे बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करता है ठीक है तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों की परिपक्वता के बिना यानी कि सीखना सीमित होता है यानी कि सीखना कैसा होता है सीमित होता है और ये वो पॉइंट है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने आपके सामने यानी कि आपके लिए जो हर क्वेश्चन में रखा है दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट दोस्तों आपके लिए एक एक क्वेश्चन खड़े करेंगे सो आपको एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है और ये दोनों दोस्तों कार्य कैसे होते हैं मिलकर एक संपूर्ण विकास को निश्चित करने का कार्य करते हैं ठीक है सो ये दोनों आपको याद रखना है यानी कि जन्मजात गुण यानी कि दोस्तों अनुवांशिकता यानी कि वंशानुगत हम कह सकते हैं या फिर अनुवांशिकता के आधार पर या फिर पर्यावरण अनुभव यानी कि जिस माहौल में बच्चा रह रहा है ये दोनों अनुवांशिकता और पर्यावरण ये दोनों डिसाइड करते हैं दोस्तों कि विकास कैसा होगा बच्चे में ठीक है तो ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं ठीक है तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको यहाँ पर मिल चुका होगा दोस्तों मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है जो कि आप देख पा रहे हो दोस्तों दौड़ना एवं
चढ़ना किससे संबंधित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुनः फिर से जो इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था दोस्तों, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, यानी कि दौड़ना एवं लिख, यानी कि दौड़ना एवं चढ़ना किससे संबंधित है। पाव का क्रियात्मक कौशल से है, या फिर हाथों का क्रियात्मक कौशल से, या फिर धड़ का क्रियात्मक कौशल से है, या फिर शारीरिक विकास से है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, सो पहले हम समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, जिसमें कि दौड़ना और यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, दौड़ना और चढ़ना, तो ये कैसे हो रहा है। एक तो दौड़ना और एक चढ़ना, ये दोनों कार्य किससे हो रहे हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। और यदि मैंने आपको यहाँ पे बताया था दोस्तों, दौड़ना और चढ़ना है ना कैसे थे दोस्तों, यानी कि ये कहलाते हैं ग्रोस मोटर स्किल, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि मसल्स का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है, मसल्स का अधिक उपयोग हो रहा है, वो चाहे चढ़ने की बात करें, या फिर दौड़ने की बात करें, या फिर कूदने की बात करें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्टेप में बताया था, है ना। यानी कि पहले जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था दोस्तों, स्थूल क्रियात्मक कौशल, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जिसमें बच्चा यदि अधिक मसल्स का उपयोग कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अधिक मसल्स का उपयोग कर रहा है, तो वो कहलाता है स्थूल क्रियात्मक कौशल। और नेक्स्ट मैंने बताया था जो कि जिसमें मसल्स का कम उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग है ना। तो हमने यहाँ पे दो प्रकार देखा था दोस्तों। और पुनः फिर से क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया है कि यदि बच्चे यानी कि कोई व्यक्ति है जो है, यानी कि कोई बच्चा जो है दौड़ रहा है या चढ़ना चढ़ रहा है, तो वो दोनों किस प्रकार के अंतर्गत आएगा। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों जी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन यानी कि पाव का क्रियात्मक कौशल। कैसे हो रहा है, पाव का क्रियात्मक कौशल, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा जो उपयोग कर रहा है, वो कर रहा है दोस्तों पाव का, ठीक है, ना कि हाथों का क्रियात्मक कौशल से कर रहा है, ना ही धड़ का क्रियात्मक कौशल। अब क्यों नहीं कर रहा है, वो आपके सामने मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ पे याद हो दोस्तों, दौड़ना और चढ़ना, जिससे आपको दोनों दोनों पॉइंटों को पढ़ते हुए समझ में आ गया कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्थूल कौशल क्रियात्मकता के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत इजीली दे पाओगे। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंटों को लेकर चलता हूं दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों क्रियात्मक कौशल की, यानी कि यहाँ पे देखें क्रियाओं की, तो एक तो संतुलन और शक्ति, यानी कि संतुलन और शक्ति को दोनों को तालमेल को ये दर्शाने का कार्य करता है दोस्तों क्रिया है। ठीक है, तो ये यानी कि ये दोनों जो है क्रिया और संतुलन, यानी कि संतुलन यानी कि क्रिया संतुलन जो दोस्तों शक्ति और तालमेल दोनों को दर्शाने का ये कार्य करता है। ठीक है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में जो मोटर डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों, ये इसको समझ यानी कि इसके स्तर को समझा जाता है। ठीक है, अलग अलग स्टेजों के आधार पर। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और बच्चों की गतिविधियां और उनके विकास की स्तर यानी कि जो स्थिति होती है उस पर दर्शाता है, यानी कि दर्शाती है। ठीक है, सो ये पॉइंट पे आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, बस आपको यहीं पे याद रखना था, यहाँ पे ये याद रखना था दोस्तों कि जो दौड़ना और जो चढ़ना है, ये किससे रिलेट कर रहा है, तो वो कहता है दोस्तों स्थूल क्रियात्मक कौशल से, यानी कि जहाँ पे मसल्स का बच्चा यदि अधिक उपयोग कर रहा है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और जो कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वृद्धि और विकास के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, वृद्धि और विकास किस प्रकार यानी कि किस प्रकार के यानी किस प्रकार का संबंध होता है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है वृद्धि और विकास का दोनों का संबंध किस प्रकार से होता है। और यदि आपने वृद्धि और विकास को समझा होगा दोस्तों, या फिर विकास को पढ़ा होगा, तो कहीं पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे। ठीक है, सो यदि हम बात करें दोस्तों वृद्धि और विकास किसी, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि वृद्धि और विकास ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर कैसे होते हैं, निर्भर होते हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। यानी कि यदि हम देखें दोस्तों वृद्धि और विकास की, तो बहुत बार हम देखते हैं दोस्तों की जो वृद्धि जो होता है ना, वृद्धि में जो आप बहुत बार देखते हो कि यानी कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कोई बच्चा है ना, ये कोई बच्चा है और इसका वजन है भाई, मैं मान लेता हूँ जो है 20 केजी है। ठीक है, सो 20 केजी हम मान लेते हैं। सो इसका वजन क्या है, 20 केजी है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि आप यहाँ पे ये कह पाओगे कि वृद्धि जो है इसका हम स्पष्ट रूप से मापन कर सकते हैं। बल्कि यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों जो है विकास की, है ना, सो विकास को आप कैसे माप सकते हो, क्या आप ये बता सकते हो कि ये बच्चा कितना पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है इसने अभी कितना सीखा। हाँ, हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि विकास का मापन किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से आप ये नहीं कह सकते कि विकास का हम मापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, से दोनों की जो प्रकृति जो होती है ना, वो अलग अलग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि वृद्धि के अंतर्गत यदि हम देखें दोस्तों, वजन हो गया या फिर हाइट हो गया, इनका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का हम पूर्ण रूप से मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और खासकर गुणवत्ता परिवर्तन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसे व्यवहार, सोच और सामाजिक कौशल इत्यादि में हमें कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है इसी कारण जो है बच्चों में विकास होगा, या फिर इसी कारण बच्चों का विकास कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। एक जैसे मीन्स यदि हम यहाँ पे कहूँ दोस्तों कि यदि हम ये कहें कि कोई मान लीजिए कोई बच्चा है,
मान लीजिए कोई बच्चा है यानी कि जिसका हाइट बहुत ही कम है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसा बच्चा है जो कि विकलांग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं जिनके यानी कि जो विकलांग है या फिर जिनके पास में वो क्षमता नहीं होते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, उन्होंने अपने नाम को रोशन किया। सो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं। सो आप ये नहीं कह सकते हो कि यदि किसी का जो है शारीरिक विकास यानी कि वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी कि वृद्धि के अंतर्गत कोई गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनमें कहीं कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रहा है, तो उनमें विकास नहीं होगा, या फिर किसी में विकास है तो कहीं न कहीं वृद्धि नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो दोनों अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ एक जैसे यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये पॉइंट यानी कि ये जो टॉपिक्स है वृद्धि और विकास, ये दोनों जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर वैसे मैंने यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया वृद्धि और विकास को, ठीक है? वृद्धि मीन्स यानी कि शारीरिक रूप से, यानी कि यहाँ पे कैसा होगा, बाहरी रूप से किसी व्यक्ति का जो है आकार में परिवर्तन हो रहा है या फिर वजन में परिवर्तन हो रहा है, तो वो कैसा होगा दोस्तों? वो होगा वृद्धि। और विकास में यानी कि बच्चा जो है लर्निंग के माध्यम से कुछ सीख रहा है, या फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे कुछ सीखते जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्तों विकास, है ना? और ये विकास एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो ये कैसा है? ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपसे पूछा जा चुका है। और यदि हम बात करें दोस्तों वृद्धि की, तो ये वृद्धि एक निश्चित समय तक रहता है, उसके बाद में धीरे 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 कैसे हो जाता है दोस्तों? कम होने लगता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि आपको याद रखना होता है, ठीक है? और हम जो वृद्धि और विकास वाले जो टॉपिक होंगे दोस्तों, उसमें मैं जो जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ दोस्तों, और आपसे पूछा गया है कि भ्रूण जो है माँ के शरीर यानी माँ के शरीर से किसकी सहायता से जुड़ा हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यदि आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो कहीं न कहीं इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाओगे। और यदि आपने अभी हाल ही में महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम दिया होगा, सो कहीं न कहीं आपने गर्भावस्था को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाओगे, तो क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आप दे पाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जो कि इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों नाभिक से, सॉरी नाभि नाल से, या फिर अपरा से, या फिर रक्त कोशिकाएं से, या फिर रक्त धमनी से, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों अपरा से। यानी कि जो भ्रूण नाल जो होता है ना दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा, भ्रूण जो होता है ना दोस्तों माँ के शरीर से किस यानी कि किसकी सहायता से जुड़ा हुआ था? वो जुड़ा हुआ था दोस्तों, भ्रूण जो है अपरा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? और ये यहाँ पे डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया, ठीक है? इसके बाद में हम बात करें दोस्तों अपरा की, तो ये कैसा होता है कि जैविक संरचना होती है जो कि माँ और भ्रूण के बीच के यानी कि भ्रूण के बीच में क्या करता है? ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है? जिससे कि पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे कि भ्रूण जो है यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, भ्रूण का जो विकास है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। इसके लिए जो है इसे एनर्जी की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो और ये पोषक तत्व किसके माध्यम से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अफरा के माध्यम से, ठीक है? सो ये अफरा के माध्यम से आदान-प्रदान किए जाते हैं, और भ्रूण जो है दोस्तों यानी कि अफरा से नाभिक नाल के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और यह भ्रूण के विकास में अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है? सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों, और आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, मस्तिष्क का 70% विकास किस आयु में होता है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये क्वेश्चन पुनः आपके हिसाब से पूछ लिया जाए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो बहुत बार क्या होता है कि ये बहुत बार रिपीट होते हैं। सो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि मस्तिष्क का जो विकास है दोस्तों, वो 75% विकास किस आयु वर्ग में होता है, ये आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है? सो 75 यानी कि जो 75 जो विकास जो होता है दोस्तों, ये खासकर 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे जो होते हैं उनमें लगभग ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? सो 75% आपको यहाँ पे यहाँ पे पता हो गया दोस्तों कि जो कितने वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है? तो ये 5 वर्ष के बच्चों में ये खासकर देखने को मिलता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हो गया, ठीक है? अब यहाँ बात करें दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था की। सो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चा जो है यानी कि बालक के सीखने और मस्तिष्क के विकास में संवेदनशील अवस्था भी इसे कहा जाता है, जिसमें कि बालक जो है इस अवस्था में यानी कि सीखने की जो क्षमता जो होती है दोस्तों, वो बहुत अधिक तेज होती है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे लर्निंग की जो क्षमता जो होती है दोस्तों, वो बहुत अधिक तेज यहाँ पर बच्चों की होती है, ठीक है? यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है? और यही कारण है दोस्तों की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या देखभाल इस अवस्था में बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी मिल चुका, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि बच्चा जो है चम्मच पकड़ने की क्रिया किसके माध्यम से सीखता है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको सोच समझ के क्वेश्चन को आंसर यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। या फिर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, यानी कि इन क्वेश्चनों का आंसर आपको सोचकर देना होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चा जो है चम्मच पकड़ने की क्रिया को सीख रहा है, तो वो किसके माध्यम से सीखता है? क्या वो हाथ यानी कि आंख या फिर
हाथ के समन्वय के माध्यम से सीखता है, या फिर समन यानी कि सामाजिक विकास के माध्यम से सीखता है, या शारीरिक विकास के माध्यम से सीखता है, या फिर मांसपेशियों के विकास से सीखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे। यदि बच्चा चम्मच को पकड़ पकड़ के क्रिया कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पहले तो देखेगा, और दूसरे देखने के बाद में क्या करेगा, बच्चा हाथों से प्रयोग करेगा ना, हाथों के माध्यम से तो चम्मच को पकड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं आंख और हाथों के समन्वय के माध्यम से वो जो है चम्मच को पकड़ने का सीख रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत इजी था और आंसर भी बहुत सरल था, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना था। यदि हम बात करें दोस्तों सामाजिक विकास की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे जो है बच्चा छोटा है और वो पकड़ना सीख रहा है, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते सामाजिक विकास से हो रहा है, ना ही शारीरिक विकास से, और ना ही मांसपेशियों के विकास से। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, और ये आप डिटेल देख लीजिएगा। इसके बाद में यदि आप बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, और मैं पहले लेकर चलता हूँ। सो यह जो क्रियात्मक जो कौशल होते हैं, यानी कि क्रियाएं जो होती है दोस्तों, ये सूक्ष्म मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। कैसे होते हैं, सूक्ष्म मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। और सूक्ष्म मोटर स्किल क्या है, ये मैंने बहुत बार बता दिया है, ये आपको याद भी हो गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और बच्चा अपनी दृष्टि और हाथों यानी दोनों के तालमेल के माध्यम से किसी वस्तु को पकड़ना सीखता है। ठीक है, सो ये इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन जो है और भी यहाँ पे आसान हो गया है समझना। ठीक है, इसके बाद में यह विकास यानी कि विकासात्मक गतिविधि के माध्यम से भाग लेता है बच्चा। ठीक है, so ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, so ये आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है कि विकास की जो गति है दोस्तों, व्यक्ति में भिन्न होती है। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जो विकास की जो गति जो होती है, व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन वह किस प्रकार से, यानी किस प्रकार के प्रतिरूपता का अनुकरण करती है, यानी कि अनुसरण करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या अव्यवस्थित अनुसरण करती है, या फिर प्रत्याशित, या फिर अनुक्रमिक, या व्यवस्थित, या फिर पैर से सिर तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है, और क्वेश्चन को समझने के बाद में उस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विकास की जो गति जो होती है, विकास की जो गति जो होती है दोस्तों, व्यक्ति से व्यक्ति में, है ना, व्यक्ति से व्यक्ति में विभिन्न हो सकती है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि विकास की जो गति है हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है दोस्तों। यानी कि कोई बच्चा जो है वो 5 साल में भी यानी कि सीखना बहुत अच्छा, यानी कि पढ़ना अच्छा से सीख लेता है, या फिर कोई ऐसा वर्क कर रहा है, या फिर जिस क्लास में है वो बहुत अच्छे से वहाँ पे लर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 5 ही नहीं बल्कि 6 वर्ष में भी अच्छा से सीख नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं विकास की जो गति जो होती है हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है, ये तो स्पष्ट हो गया आपको। लेकिन वह किस प्रकार से प्रतिरूपित, यानी किस प्रकार से प्रतिरूप का अनुसरण करती है, ये आपको यहाँ पर बताना था। सो वो करता है दोस्तों, आपको याद रखना है कैसा, यानी कि ये करता है अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित। ठीक है, अनुक्रमिक और व्यवस्थित। अनुक्रमिक मींस यानी कि अलग अलग स्टेज में, यानी कि अलग अलग स्थिति के आधार पर होता है, और व्यवस्थित तरीके से होता है दोस्तों। ठीक है, कैसे होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया दोस्तों कि जो विकास जो होता है दोस्तों, हर एक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सभी व्यक्तियों में सीखने की जो क्षमता है, या फिर विकास जो है, विकास की जो गति है समान होती है, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, बल्कि ये अलग अलग होता है। लेकिन किस प्रकार से आपसे पूछा गया था, तो वो कैसा होता है, अनुक्रमिक होता है, यानी कि अलग अलग होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जो गया है दोस्तों आपसे, जो पॉइंट यहाँ पे रखा गया है ऑप्शन में, वो अनुक्रमिक मींस अलग अलग, भिन्न भिन्न, है ना। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने का जो क्रम है, ये आप ये नहीं कह सकते कोई बच्चा 5 वर्ष में सीख रहा है तो सभी बच्चे 5 वर्ष में सीखेंगे, ये कहना हमारे लिए उचित नहीं है। और व्यवस्थित तरीके से कैसे होता है, व्यवस्थित तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिला, और ये पूरा डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया गया, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कुछ दिनों के बाद में मैं एप्लीकेशन जो है आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला हूं, सो आप वहां से भी डाउनलोड कर पाओगे। फिलहाल में आपके पास में जो है टेलीग्राम का लिंक है, सो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के लेके चलता हूं दोस्तों, जिसमें कि हर बच्चा अलग अलग गति, यानी कि हर एक बच्चे का जो गति होता है अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि कोई बच्चे 4 वर्ष में सीखता है, तो कोई बच्चा जो है 5 वर्ष में सीखता है। यानी कि हर एक बच्चे की जो सीखने की जो गति जो होती है वो अलग अलग होती है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, लेकिन विकास का जो क्रम जो होता है ना दोस्तों, वो कैसे होता है, यानी कि समान होता है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि लेकिन विकास का जो क्रम है ना कहीं काफी हद तक कैसे होता है, समान होता है। ठीक है, लेकिन पूरा 100% आप ये नहीं कह सकते कि समान होगा। ठीक है, यानी कि विकास का जो क्रम कैसे होता है, समान होता है। जैसे कि बच्चा पहले क्या करेगा, सिर उठाएगा। अच्छा, विकास की जो प्रक्रिया है वो समान होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा क्या करता है, पहले सिर उठाना सीखता है। ठीक है, सिर उठाता है। जब आप छोटे शिशु को देखते हो तो बच्चा क्या करता है, पहले शिशु यानी कि करता है, सिर उठाता है, फिर धड़ को धीरे से उठाने का प्रयास करता है, बाद में हाथ पैरों का नियंत्रण नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से बच्चे का जो क्रम जो होता है ना, विकास का जो क्रम है वो कहीं ना कहीं कैसे होता है, समान होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब ये तो नहीं हो सकता ना दोस्तों कि बच्चा पहले हाथ पैर हिलाएगा, उसके बाद में धड़ को जो है उठाएगा, फिर उसके बाद में सिर या धड़ को उठाने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं ये यानी कि जो क्रम है वो कैसे होता है, सभी में वही होता है। यानी कि पहले बच्चा क्या करेगा, बच्चा पहले तो उठना सीखेगा, यानी हम सरल शब्दों में कहें तो बच्चा पहले उठना सीखता है, फिर
उठना भी नहीं किसी का, हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो धीरे-धीरे बच्चा उठेगा, उसके बाद में बच्चा कहीं न कहीं चलना सीखेगा, उसके बाद में दौड़ना सीखेगा। ये नहीं हो सकता कि बच्चा पहले दौड़ना सीखे, फिर उसके बाद में उठना सीखे। तो ये एक निश्चित क्रम होता है जो कि सभी में जो है समान होता है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और इसके विकास के जो सिद्धांत यानी कि विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये शामिल होते हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इस क्वेश्चन को और यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ दोस्तों कि जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या-क्या बताया। पहले हमने देखा दोस्तों विकास की जो गति जो होती है, विकास की गति विभिन्न व्यक्तियों में अलग-अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है? लेकिन किस आधार पर यानी किस किस प्रारूप या किस अनुरूपता के आधार पर, तो हमने देखा था यहाँ पे जो है यानी कि अनुक्रमित और व्यवस्थित के आधार पर, ठीक है? और ये पूरा डिटेल हमने यहाँ पे देखा था, तो ठीक है? तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों, और ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है कि जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक मानने वाले विचारक कौन से हैं? क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक मानने वाले विचारक कौन से हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या है? स्किनर है, फ्रोबेल है, या फिर चॉम्स्की है, या फिर पियाजे है, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना था दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और यदि हम बात करें दोस्तों सीखने के लिए स्वतंत्र निरंतरता, अब यदि आपने पढ़ा होगा दोस्तों स्वतंत्र निरंतरता को आवश्यक मानने वाले विचारक कौन से हैं, तो वो है दोस्तों फ्रोबेल, ठीक है? कौन है? फ्रोबेल है। फ्रोबेल ने सबसे पहले बताया था दोस्तों कि जो स्वतंत्रता और निरंतरता को यानी कि सीखने के लिए स्वतंत्रता और निरंतरता को आवश्यक माना था, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास में आया दोस्तों सेकंड ऑप्शन यानी कि फ्रोबेल, ठीक है? और फ्रोबेल को जो दोस्तों किंडरगार्टन यानी कि किंडरगार्टन पद्धति का किया जाता है, इसे यानी कि जनक भी माना जाता है। ये सेकंड पॉइंट आपके लिए यहाँ पे खड़ा हुआ दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और उन्होंने क्या किया था दोस्तों, फ्रोबेल यानी कि जो फ्रोबेल महोदय है दोस्तों, इन्होंने जो है बालकों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति जो है दोस्तों खेल या फिर खोज के माध्यम से बच्चों को सीखने पर यहाँ पर इन्होंने बल दिया था। और उनका मानना था दोस्तों कि जो बच्चा जो है स्वतंत्र और सतत गतिविधि के माध्यम से अधिक अधिगम करता है, यानी कि बच्चे को जैसे जैसे स्वतंत्रता दी जाती है वैसे वैसे बच्चा जो है अधिक सतत और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है? तो और ये मानना किसका था? फ्रोबेल महोदय का था, ठीक है? ये आपको यहाँ पर याद रखना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला। इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। इसके बाद में भाषा अर्जन और अर्जन का सिद्धांत आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो भाषा अर्जन के दो मुख्यतः पॉइंट होते हैं दोस्तों, एक होता है अर्जन, है ना? एक होता है अर्जन और एक होता है अधिगम, ठीक है? क्या होता है? अधिगम, ठीक है? ये दोनों आपको बताऊंगा दोस्तों, अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है। खैर यदि हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन के जो आपसे पूछा गया है कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? क्या चॉम्स्की ने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, या फिर फ्रायड ने दिया था, या फिर पियाजे महोदय ने दिया था, ठीक है? सो भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है दोस्तों वो किसने दिया था? चॉम्स्की महोदय ने दिया था, ठीक है? सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और अर्जनीय उपकरण के रूप में माना जाता है, जिसे कहा जाता है एलएडी, ठीक है? यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है? यानी कि इसके माध्यम से बच्चा सीखता है। ये किसका मानना था? ये मानना था दोस्तों, किसका मानना था? नॉन चॉम्स्की जी का था, ठीक है? यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और नॉन चॉम्स्की ने बताया था दोस्तों कि जो बच्चा जो है भाषा अर्जन यानी कि भाषा अर्जन की जो क्षमता जो होती है वो कैसे होती है? जन्मजात होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, और यदि आप सीटीईटी का यदि आप एग्जाम देने वाले हो तो कहीं ना कहीं ये वो पॉइंट होंगे जो जहां तक डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? और बच्चे के मस्तिष्क का विकास यानी विकास के नियंत्रण के लिए एलईडी जो है बहुत आवश्यक होता है दोस्तों, यानी कि लर्निंग जो है एक्वाइजेशन या फिर डिवाइस, ठीक है? यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जो कि भाषा को सीखने में मदद करता है, ठीक है? और यह एक व्यवहारिक सिद्धांत के आधार पर आधारित है दोस्तों, ठीक है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया है, बबलाना किस आयु में प्रारंभ होता है? सो आपको बताना है दोस्तों कि जो बच्चा जो है किस आयु में बबलाना स्टार्ट करता है, क्या 2 महीने में करता है, 4 महीने में करता है, 8 महीने में करता है, या फिर 12 महीने में करता है? सो बच्चा जो खासकर जो बबलाने की जो प्रक्रिया जो होती है दोस्तों बच्चे में, वो होती है 2 महीने के अंदर में, यानी कि 2 महीने की आयु में जो बच्चा जो है कहीं ना कहीं बबलाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? यानी कि भाषा के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था जिसे कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है वो कौन सा है? वो है दोस्तों बबलाना, यानी कि हम कह सकते हैं 2 महीने की अवस्था जो होती है वो कहलाता है भाषा विकास, यानी भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है? यानी कि हम भाषा जो विकास है पूर्ण रूप से सीख नहीं पा रहा है, लेकिन एक प्रारंभिक अवस्था है, कहीं ना कहीं बच्चा जो है सुनता है, ठीक है? समझता नहीं लेकिन सुनता है, ठीक है? और बच्चे धीरे-धीरे समझने लगता है, ठीक है? तो वो एक आगे का स्टेज होता है। आपसे पूछा गया था कि बबलाना किस आयु में प्रारंभ होता है? तो वो होता है दोस्तों 2 महीने में, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? और इसके बाद में बबला यानी कि जो बबलिंग के दौरान जो बच्चा जो होता है दोस्तों ध्वनियों को दोहराता है, कैसा करता है? दोहराता है, और यह संवेदी यानी कि मोटर गतिविधि के माध्यम से
हिस्सा लेता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके माध्यम से बच्चे जो अपनी आवाज और जो अभिव्यक्ति है उसको नियंत्रित करने यानी कि नियंत्रण के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला दोस्तों। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। और जितने भी क्लासेस होंगे दोस्तों आपके प्रीवियस क्वेश्चन वाले वो इसी फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि मैं पूरा प्रयास यही कर रहा हूं कि आपके एक क्वेश्चन से कम 5 से 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि नए क्वेश्चन आपके लिए खड़े होंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ यदि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। सो ये हर एक क्लास में मिलेगा इसी फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों बबलाना, जो कि इस क्वेश्चन का अच्छा बबलाने से पुनः फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बबलाने की जो क्रिया में सबसे पहला क्या उच्चारित होता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बबलाना किस वर्ष में होता है, यानी किस आयु वर्ग में होता है। तो हमने देखा था दोस्तों यानी कि 2 महीने में, ठीक है। जो कि 2 महीने में बच्चा जो है बबलाने स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि बबलाने की जो क्रिया जो है में सबसे पहला जो उच्चारण है वो क्या करता है। तो आप सभी को बताया दोस्तों कि जो बच्चा जो सबसे पहला जो उच्चारण करता है वो करता है स्वर का, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिला दोस्तों, जिसमें कि स्वर के अंतर्गत आपको बताया दोस्तों, जैसे आ हो गया, बच्चे छोटा बच्चा क्या करता है आ या फिर उ या फिर ए, है ना। इन स्वरों का बच्चा खासकर उपयोग यानी कि इन बच्चों का यानी कि इन जो है ध्वनियों का उपयोग करता है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि आर्थिक स्थिति में छात्रों के अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी कि जो आर्थिक स्थिति जो है दोस्तों ये जो है अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन का मैं थोड़ा और सरल शब्दों में आपको आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। आर्थिक स्थिति मीन्स यानी कि आप कह सकते हैं गरीब अमीर, है ना। यानी कि गरीब अमीर जो है दोस्तों ये स्थिति छात्रों के अधिगम यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है ये आपको बताना है। क्या अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है यानी कि जिनके पास में पैसे हैं क्या वो अधिक पढ़ता है, या फिर गरीब विद्यार्थी कम पढ़ता है यानी कि जिनके पास में कम पैसे क्या वो कम पढ़ पाता है, या फिर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर गरीब विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। अब आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों वो लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में यहाँ पे समझना है और समझने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको देना है दोस्तों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, जो कि आप सभी के पास में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा होगा दोस्तों। किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है जिनके पेरेंट्स जो कहीं ना कहीं बहुत गरीब होते हुए भी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम को पाया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके अधिगम को प्रभावित हो यानी जो है यदि बच्चा गरीब है तो उसका अधिगम प्रभावित होगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अगर गरीब परिवार यानी कि अमीर परिवार से आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अधिक ही पढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते जितना गरीब बच्चा भी पढ़ पाता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ये कहना उचित नहीं होगा कि अमीर बच्चा अधिक पढ़ता है या फिर गरीब बच्चा कम पढ़ता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और अधिगम ये पूरा पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अधिगम जो है दोस्तों व्यक्तिगत प्रयास, प्रेरणा और अवसर और वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि बच्चा किस प्रकार से व्यवहार यानी कि प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से मोटिवेशन उसे मिल रहा है, साथ ही साथ बच्चों को कैसा व्यवहार या कैसा अवसर मिल रहा है अधिगम के लिए, और साथ साथ वातावरण कैसा मिल रहा है। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से बच्चे का जो है अधिगम डिसाइड होता है कि बच्चा क्या कर रहा है और किस प्रकार से जो है अध्ययन कर रहा है, और आगे जाके उसका जो भविष्य है कहीं ना कहीं क्या होगा और क्या बनेगा वो इन पॉइंटों के माध्यम से तय होता है दोस्तों। कि प्रयास कैसा कर रहा है, प्रेरणा कैसी मिल रही है, अवसर कैसा मिल रहा है, और वातावरण किस प्रकार से मिल रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और हर वर्ग का बच्चा जो है दोस्तों समान रूप से अधिगम कर सकता है यदि उसे उचित संसाधन दिए जाए तो, ठीक है। ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और अभी जो एजुकेशन जो अभी जो पॉलिसी आया दोस्तों एजुकेशन का, वो सभी को ये अवसर देता है, यानी कि सभी को समान अवसर देता है, जिसमें कि हर एक बच्चा जो है पढ़ सकता है, और समान संसाधन देने का प्रयास यहाँ पे भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति बाधा या फिर सहायक, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं यानी कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक एक मात्रा या निर्धारित ये नहीं हो सकता कि इतना परसेंट हो सकता है या इतना परसेंट नहीं हो सकता है। तो ये कहना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को समझा दोस्तों, और क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको यहाँ पर मिल गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों, जो कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि यानी कि कौन सा उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। अब यहाँ पे बहुत बार क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन को हम
नेगेटिव है यानी कि पॉजिटिव, यानी कि क्वेश्चन नहीं पूछा है या हाँ पूछा है ये हम बहुत बार देख नहीं पाते हैं, और खासकर जो क्वेश्चन गलत करके आते हैं वो दोस्तों वो आते हैं नहीं वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन पॉइंटों को भी आपको अच्छा से ध्यान देना है, और ये जो है दोस्तों ये कब आपसे आपसे गलत नहीं होंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप टेस्ट दोगे। और आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें, आप जहां से भी परचेज कर रखा है आपने जो है टेस्ट, या फिर आपके पास में जो भी बुक्स है वहां से आप टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास कीजिएगा। और खासकर मैं यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट लगाए, क्योंकि आप जो एग्जाम देने वाले हो वो ऑनलाइन है, सो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन ही करना चाहिए। सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा उपलब्धि है, यानी कौन सा उपलब्धि में व्यक्तिगत जो है विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, ये आपको बताना है। क्या पूर्व अनुभव में विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, या फिर लिंग में विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, या फिर रुचि में विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, या फिर पूर्व निर्देशन में विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना था। और आप सभी को बताया दोस्तों, अनुभव या फिर जो यानी पूर्व अनुभव में विभिन्नता का प्रतीक, यानी कि आपने आपके पास में जो पहले का जो अनुभव है उसमें जो कहीं ना कहीं विभिन्नता आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जब हम हमने कुछ पढ़ा या फिर हमने कुछ पहले किया है, उसी आधार पर कुछ हम नया करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुराना जो अनुभव होता है वो अनुभव के माध्यम से हम कुछ नया करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, वहां पे कहीं ना कहीं पहले की तुलना में अच्छा करेंगे। सो कहीं ना कहीं हमारा जो अनुभव है वो विभिन्नता को तो दर्शाता है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये तो पॉजिटिव के आधार पर देखा जा रहा है। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों लिंग में विभिन्नता, सो कहीं ना कहीं यदि हम देखें दोस्तों लिंग में विभिन्नता, क्या लिंग में विभिन्नता में देखने को मिलता है जो है उपलब्धिता के आधार पर। सो विभिन्नता के आधार पर यानी कि विभिन्नता तो देखने को मिलता है, लेकिन हम जो है उपलब्धिता के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे उपलब्धिता के आधार पर लिंग में कोई विभिन्नता हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और भारत सरकार ने अभी क्या किया दोस्तों, इस प्रकार के जो भेदभाव है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया है। और बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों, जो कि इस प्रकार की जो भावनाएं, इस प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं उसको भारत सरकार ने पूर्ण रूप से समाप्त करके अब सभी को, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, सभी को समान अवसर दे रहा है। और वो चाहे वेतन की बात करें या फिर कोई भी नौकरी या फिर कहीं भी नाम कर सकते हैं, कोई भी संस्था में काम करने की बात करें दोस्तों, तो उनको सभी को समान अवसर यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा है। सो यदि हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन में जो पूछा गया था नहीं, और नहीं के आधार पर यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव। नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी कि लिंग में विभिन्नता, जो कि नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, ऑप्शन में दिया गया था आपका लिंग में विभिन्नता, ठीक है। इसके बाद में रुचियों में विभिन्नता, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की सोचने की क्षमता और अलग अलग, कहीं ना कहीं अलग अलग रुचि हमें देखने को मिलता है। किसी को गाने का शौक होता है, या किसी को डांस करने का शौक होता है, या फिर किसी को और अलग अलग जो है शौक हो सकता है। सो कहीं ना कहीं यदि हम देखें दोस्तों, तो रुचियों में भी विभिन्नता हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और उसी आधार पर कहीं ना कहीं बच्चे जो है व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को हासिल करता है, ठीक है। और इसके बाद में पूर्व निर्देशन में विभिन्नता, यानी कि पहले जो निर्देश दिया गया है उनमें भी कहीं ना कहीं यानी कि विभिन्नताएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सो इस आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो इस जो पॉजिटिव ऑप्शन जो देखने को मिले थे दोस्तों, वो देखने को मिले थे तीसरा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। और जो सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है, जो कि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। इसके बाद में ये पूरा अच्छा से आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीखने की जो प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों, है ना, गलतियों के संबंध में कौन सा कथन उचित यानी कि सर्वोत्तम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब आपको यहाँ पे स्पष्ट करा दूं दोस्तों कि यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो बच्चे को डांटना नहीं है, बल्कि बच्चा जैसे जैसे गलती करेगा, जितना ज्यादा गलती करेगा बच्चा उतना सीखेगा। सो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जैसे जैसे गलती करता है या फिर कुछ भी करने का प्रयास यदि वहां पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे पूछा गया आपसे कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी कि कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है, ये आपको यहाँ बताना है। क्या विद्यार्थी को कभी गलती नहीं करना चाहिए? ये तो बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। तो यदि हम देखें दोस्तों क्वेश्चन के आधार पर, तो कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है गलतियां अधिगम की प्रक्रिया में भाग है, यानी कि गलतियां अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग है, यानी कि बच्चा जैसे जैसे गलती करता है वैसे वैसे सीखता है। सो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट होगा। इसके बाद में फिर भी हम थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं, गलतियां विद्यार्थी की लापरवाही के कारण होता है। नहीं भाई, गलतियां बच्चे करना चाहिए, क्योंकि बच्चा गलती नहीं करेगा तो फिर वो अच्छा से सीख नहीं पाता है। सीखने की प्रक्रिया यानी कि सीखने की कोशिश वहां पे बच्चा नहीं कर पा रहा है ना। इसके बाद में कभी कभी विद्यार्थी गलतियां कर सकता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सेकंड ऑप्शन, ठीक है, जो कि आपसे पूछा गया था कि गलतियां जो है दोस्तों, गलतियों का संबंध आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, और ये डिटेल पॉइंट आप अच्छा से देख लीजिएगा। यानी कि गलतियां करना बच्चों के सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि बच्चे जैसे जैसे गलती करता है वैसे वैसे नई चीजों को सीखता है, और सीखने का अवसर उसे बच्चे को मिलता है। और उसी आधार पर कहने के बच्चे जब नया कोई कार्य करता है तो उस कार्य को बहुत अच्छा से कर पाता है, ठीक है, यानी कि अपने पुराने अनुभवों के आधार पर।
नेक्स्ट अगला है दोस्तों, एक बालक के व्यक्तित्व के यानी कि व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक है ना, व्यक्तिपरक विधि कौन सा है ये आपको बताना है। क्या प्रक्षेपी विधि है, या फिर साक्षात्कार विधि है, या फिर प्रश्न वाली विधि है, या फिर सामाजिक विधि है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे, प्रश्न वाली विधि। जो कि मापन यहाँ पे यदि यहाँ पे हो रहा है, मापन का सर्वाधिक यानी कि व्यक्तिपरक विधि हो रहा है, विधि के माध्यम से हो रहा है, तो वो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा प्रश्न वाली विधि। ठीक है, न कि प्रक्षेपी विधि, न ही साक्षात्कार विधि, न ही सामाजिक यानी कि जो है समाज नीति विधि। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, और इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ के इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें दोस्तों प्रश्न वाली विधि में, तो इसमें उत्तरदाता स्वयं उत्तर देता है, और जिससे कि यह व्यक्तिपरक मानी जाती है, यानी कि अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग उत्तर दे सकता है, यानी कि एक समान उत्तर हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसके बाद में इसमें भावनाएं, सोच और दृष्टिकोण सामने आते हैं कि बच्चा किस प्रकार से जो है क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, और बच्चे की सोचने की क्षमता या फिर उनकी जो भावनाएं हैं, या फिर देखने की जो यानी कि हम देखने यानी कि दृष्टिकोण जो है बच्चे का किस प्रकार से है, वो अलग-अलग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर और डिटेल पॉइंट हमें देखने को मिला दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति मापन की प्रक्षेपण यानी कि जो है प्रक्षेपी विधि है, ये आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि इस स्लाइड में आपको जो है क्वेश्चन यहीं पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन तो आपको यानी कि देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसमें आपका प्रैक्टिस हो रहा है, और क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको अच्छे से देखना है। और मेरा पूरा जो है प्रयास मैंने यही किया है कि आपको एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिखा पाऊँ, और क्वेश्चनों का डिटेल में ज्यादा से ज्यादा दे पाऊँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन सरल हो और आपके लिए नए क्वेश्चन खड़े हो, नए क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला था दोस्तों, वो देखने को मिला था यानी कि प्रारंभिक अंतर्गत अंतर्गत परीक्षण, यानी कि जो व्यक्ति का मापन है, मापन की जो प्रक्षेपण विधि जो होती है दोस्तों, वो होती है क्या होती है? प्रारंभिक अंतर्बोध परीक्षण विधि। ठीक है, और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो कि प्रक्षेपण विधि में जो है व्यक्ति की अवचेतन इच्छाएं, भावनाएं और विचारों को जानने में ये सहायक होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से देख लेना दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है, और ये पूरा डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा, और जो इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा, उससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिला दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण या फिर परिवेश से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे पुनः पुनः क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव पूछा गया दोस्तों, कि यानी कि नहीं है, क्या साथियों के समूह में, या फिर समुदाय, या परिवार, या फिर भावनाएं? सो इस क्वेश्चन का गलत ऑप्शन देना था दोस्तों, जो कि पर्यावरण या परिवेश का समन्वय यानी कि परिवेश से संबंधित नहीं है, क्योंकि यदि कोई बच्चा साथियों के साथ में समूह में रह रहा है, तो वो क्या एक पर्यावरण का पार्ट हम कह सकते हैं दोस्तों। समुदाय पर्यावरण का पार्ट है, परिवार पर्यावरण का पार्ट है, लेकिन भावनाएं दोस्तों एक व्यक्ति पर है, यानी कि व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, ये कैसे हम पर्यावरण से रिलेट यानी पर्यावरण से इसका संबंध को नहीं दर्शा सकते दोस्तों, ये एक व्यक्तिगत है ना, कैसा होता है? एक व्यक्तिगत होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो अलग अलग होती है। सो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कारक है जो पर्यावरण या फिर परिवेश से संबंधित नहीं है, तो नहीं है वाला ऑप्शन था दोस्तों नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी कि भावनाएं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। ठीक है, और भावनाएं आंतरिक कारक होती है दोस्तों, जिसमें कि व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है। ठीक है, और परिवार, समाज, समुदाय ये किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के बाह्य रूप से बाह्य रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि बच्चों के सीखने के तंत्र को यानी कि बच्चों के सीखने के तंत्र को समझाना महत्वपूर्ण है, जिससे कि खालिस्तान आपको बताना है कि बच्चों के सीखने के तंत्र को समझाना महत्वपूर्ण है, जिससे कि खालिस्तान क्या उन्हें नई कल्पनाएं सिखाए, यानी कि उन्हें नई कल्पनाएं सिखाए, या फिर उन्हें आज्ञाकारी बनाए, या फिर उन्हें दोस्त बनाने में मदद करे, या फिर स्कूल में शिष्टाचार सिखाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों, और क्वेश्चन को सोच समझ के आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप अच्छा से दे पाओगे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको इसी स्लाइड में देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों, उन्हें दोस्त बनाने में मदद करना चाहिए, यानी कि बच्चे को जिस प्रकार से जो है अपने व्यवहार में, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि बच्चे को जिस प्रकार से जो है अपने साथ में घुल मिलकर, या कह सकते हैं दोस्तों कि बच्चे को जितना प्रेम से या फिर अच्छा से दोस्त बनाते हुए बच्चों को यदि आप कहीं ना कहीं सिखाते हो, तो बच्चा बहुत ही अच्छा से सीख पाएगा ना, कि उन्हें संकल्पनाओं के माध्यम से सिखाए, क्योंकि आप छोटे बच्चे को यदि बच्चा सीख रहा है, तो उसे संकल्पनाओं के माध्यम से नहीं सिखा सकते, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। या फिर उन्हें आज्ञाकारी नहीं बना सकते हो कि बच्चे को कि आप ये नहीं कह सकते आप ये पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको पढ़ना ही है, तो इस प्रकार से आप आज्ञा नहीं दे सकते हो ना। यानी कि बच्चे को क्या करना होगा? आपको दोस्त बनाते हुए बच्चों को सिखाना होगा। स्कूल में शिष्टाचार सिखाना है, ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, सो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट को लेकर चलता हूं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है कि यह खालिस्तान के माध्यम से, यानी कि यह खालिस्तान के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता, यानी कि कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यह खालिस्तान यानी कि किस के माध्यम से, क्या बैठने, सोने या फिर सीखने या फिर चलने के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता जो है, मनुष्य की क्षमता और उसके वातावरण में कार्य करने की जो क्षमता है, क्षमता में वृद्धि होता है। मनुष्य के वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या बैठने से होता है, या सोने से, या फिर सीखना, या फिर चलने से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही आसानी से दे पा रहे होंगे, मैं तो उम्मीद करता हूँ। और सी ऑप्शन, यानी कि बच्चे, कोई व्यक्ति जैसे जैसे सीखता है वैसे वैसे उसके मनुष्य की जो सीखने की जो क्षमता होती है वो कैसे होती है, वृद्धि, क्षमता में वृद्धि होता है। ठीक है, ना कि बैठने से होगा, ना ही सोने से होगा, ना ही चलने से होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक के लिए, यानी शिक्षकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे, क्या सोचते हैं या क्या सीखते हैं, ये दोनों आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 में कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आप सीटी का पेपर यदि दे रहे हो या फिर आपने दिया होगा, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो बहुत हद तक ज्यादा आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। फिर यदि हम बात करें दोस्तों एमपीटीटी वर्ग 3 की, तो इसमें ऐसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जो कि आपसे पूछा गया था कि शिक्षक के लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है, क्या सीखना, सोचते हैं बच्चे कैसे सोचते हैं जानना जरूरी है, या फिर सीखते हैं कैसे सीखते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा कि बच्चे जो है कैसे सीखते, सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, ये दोनों सहायक होते हैं। ठीक है, यानी कि पहला, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, बालक जो है मूल रूप से कैसे, यानी कि मूल रूप से कैसे होता है। ठीक है, तो मूल रूप से कैसे सीखता है, हम कह सकते हैं कैसे होता है, क्या स्नेही होता है, या फिर असंज्ञानात्मक होता है, या फिर निष्क्रिय होता है, या फिर जो है विसंगति होता है। अब यहाँ पे निष्क्रिय तो कहीं ना कहीं कहना उचित नहीं होगा दोस्तों, ना ही असंज्ञानात्मक होगा, ना ही विसंगति होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो देखने को मिल रहा है सामाजिक और स्नेही होता है। एक बालक कैसे होता है, एक सामाजिक और स्नेही होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिला। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छा से देख लीजिएगा, जो कि आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर में है कि आप किस प्रकार से तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने का संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या केवल विचार शामिल है, केवल धारणा शामिल है, या फिर केवल विश्लेषण, या फिर विचार, धारणा, या फिर विश्लेषण, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, वो है विचार, धारणा या फिर विश्लेषण। यानी कि बच्चे जो सीखना, यानी कि सीखने की जो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है दोस्तों, वो किसके आधार पर होता है, वो होता है विचार, धारणा या फिर विश्लेषण। ये तीनों महत्वपूर्ण इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुनः फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नहीं यानी कि नेगेटिव, और नहीं का नहीं में आंसर देना है आपको। अब यहाँ पे पॉजिटिव वाले पहले देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं दोस्तों तो पॉजिटिव पॉइंट को पढ़ते हैं, ना कि हम नेगेटिव पॉइंट को पढ़ते हैं। सो पहले आप क्या कीजिएगा, पॉजिटिव पॉइंट जो होते हैं उनको अलग कर ले, इसके बाद में नेगेटिव पॉइंट जो है अपने आप निकल के सामने आ जाता है। सो पहला जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, अध्ययन और अधिगम में, यानी कि अध्ययन और अधिगम में अलग अलग अर्थ होता है। क्या अधिगम और अध्ययन में अलग अलग अर्थ होता है, ये आपको पता है दोस्तों? तो जी हाँ, क्योंकि अधिगम और अध्ययन में अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, और अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये अधिगम और अध्यापन जो है एक दूसरे से संबंधित है। इसके बाद अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं होता है। तो ये आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि पहला ऑप्शन जो आपने देखा था दोस्तों, अधिगम और जो अध्यापन और जो अधिगम जो होता है, ये दोनों में अलग अलग अंतर होता है, यानी कि अलग अलग अर्थ होता है। जबकि यहाँ पे कहा गया है कि जो अध्यापन और अधिगम का कोई अलग अलग अर्थ नहीं, कोई अलग अर्थ नहीं होता है। तो नेगेटिव है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उसका राइट आंसर नेगेटिव ही होगा। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, जो कि जो कि अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया अध्यापन और अधिगम दोनों से भिन्न होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि नेगेटिव पूछा गया था क्वेश्चन में, तो नेगेटिव का राइट आंसर नेगेटिव ही आपको देखने को मिला, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, जो कि आपसे पूछा गया है
कि अध्ययन का संबंध क्या है ना? अध्ययन का संबंध खालिस्तान से नहीं है। पुनः फिर से नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि अध्ययन का संबंध किससे नहीं है। तो पहले तो आपको पॉजिटिव देखना है कि किससे संबंधित है अध्ययन का। सो यदि हम देखें दोस्तों अध्ययन का संबंध के आधार पर, सो पॉजिटिव आधार पर, तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अध्ययन अध्ययन में अध्ययन करना, यानी कि बच्चा रीडिंग करता है, इसके बाद में बच्चा लिखना सीखता है, और साथ ही साथ जो बच्चा जो है अंकगणित करना सीखता है। बल्कि हम ये जिम्मेदारी हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है अध्ययन कर रहा है तो उसके उसका जो संबंध है जो जिम्मेदारी से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेगेटिव, का राइट आंसर नेगेटिव यानी कि जिम्मेदारी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला पुनः फिर से उसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, जो कि इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम और दायित्व इसमें शामिल है, किसमें शामिल है दोस्तों, क्या शिक्षा में शामिल है, या फिर अध्यापन में शामिल है, या फिर इन दोनों में, या फिर एक कोई एक में, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा केवल ए, यानी कि शिक्षा, यानी कि जो अधिकार, यानी कि जो अधिकार जो अधिकार और जो दायित्व जो होता है ना दोस्तों, वो किसमें किससे संबंधित होता है, किसमें शामिल होता है, वो शिक्षा में शामिल होता है, ठीक है। किसमें शामिल होता है, शिक्षा में शामिल होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पे है, अधिगम और सोचना खालिस्तान प्रक्रिया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अधिगम और सोचना खालिस्तान प्रक्रियाएं हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों अपेक्षिक या फिर प्रशासन, यानी कि प्रासंगिक। ये दोनों आपको यहाँ पे बताना है कि क्या अपेक्षिक है या फिर प्रासंगिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे भी पा रहे होंगे दोस्तों। और ये होगा अधिगम और सोचने की जो प्रक्रिया जो होती है ना दोस्तों, इसमें जो है अपेक्षिक और प्रासंगिक ये दोनों यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगला 49वां क्वेश्चन को जो कि हमें यहाँ पर सही करना है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बोल के बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। क्या पूछा गया था कि सक्रिय भागीदार होता है, सक्रिय भागीदार होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि शिक्षक या विद्यार्थी है ना, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि सीखने की प्रक्रिया, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। सो पहला आपको दिया गया था शिक्षक, सेकंड है दोस्तों यहाँ पर शिक्षार्थी, ठीक है। ये दोनों पॉइंटों को समझते हुए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि ये दोनों अवसायक होते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जो कि आपसे पूछा गया है कि प्रभावी शिक्षण क्या है, सहयोग सहयोगी है या फिर जो है विचार उत्तेजक है, ठीक है। विचार उत्तेजक है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पाओगे दोस्तों, और बहुत सारे साथी आंसर दे भी पा रहे होंगे, वैसा उम्मीद करता हूँ। और इस क्वेश्चन का पुनः फिर से आंसर आ गया दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि जो प्रभावी शिक्षण है इसके लिए भी सहयोग अवसायक होता है, साथ ही साथ विचार उत्तेजक अवसायक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो लास्ट में जो क्वेश्चन है दोस्तों, उनको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन को समझना था और उसका आंसर देना था, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो मैंने एक्स्ट्रा दिया ही है, जिससे कि आप अच्छा से क्वेश्चन को समझ पाएंगे और आपका डाउट वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस क्लास से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, और ऐसे ही क्लासेस आपको लगातार इस चैनल में मिलते रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस मिलते रहे, और जो पीडीएफ और जो पूरा मटेरियल है दोस्तों वो फ्री में आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे तैयार करना है और आपकी तैयारी कैसे करना है, ये हमें कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन आप अच्छे से हल करके जाइएगा, और जो टेस्ट है वो आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन हल करते रहिए दोस्तों, और सीखते रहिए, और हर एक क्लास में कहीं ना कहीं हम नया नया कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। सो हमारे साथ में जुड़कर आप आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।